सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डीन बाकी कैंडिडेट्स के साथ फील्ड टेस्ट दे रहा होता है। अचानक वहाँ डी लेवल की गोल्डन ईगल आ गई थी, पर फिर भी ताओ टेस्ट खत्म नहीं करना चाहते थे। ताओ ऑफिसर को टेस्ट खत्म करने से रोक देते हैं, जिससे टेंग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर आप टेस्ट खत्म क्यों नहीं कर रहे। अगर हमने टेस्ट को बंद नहीं किया तो कैंडिडेट्स खतरे में पड़ सकते हैं। ताओ कहता है कि गोल्डन ईगल अभी एक से बाहर निकली है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसकी पावर ई या एफ लेवल पर होगी। भले ही जूनियर वॉरियर्स उसे मार नहीं सकते, पर कम से कम उन्हें उससे बचकर भागना सीखना होगा। डीन गोल्डन ईगल को देख लेता है और अपना फर्स्ट टेस्ट याद आता है, जिसमें वो गोल्डन ब्लैक ईगल को हरा नहीं पाया था। डीन इस बार वो गलती नहीं करना चाहता। वो तेजी से उस पर अटैक करने के लिए जाता है। गोल्डन ईगल अपने मेटल फेदर्स की मदद से उस पर अटैक करती है। डीन अपनी शील्ड और स्वॉर्ड का यूज करके उनसे बच जाता है। गोल्डन ईगल एक बोर बीस्ट की डेड बॉडी उठाकर डीन के ऊपर फेंक देती है, पर डीन आसानी से उससे बच जाता है। वो सोचता है कि इसने अटैक करने के लिए बोर की डेड बॉडी का यूज किया, इसका मतलब इसके पास इंटेलिजेंस है। तभी गोल्डन ईगल डीन के पास आकर जोर जोर से रोर करने लगती है। उसकी रोर की साउंड वेव्स की वजह से डीन बिल्डिंग से टकराकर दूर गिर जाता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। मगर फिर उसे जुशी की याद आती है, जिसने अपने एक ही अटैक में ब्लैक ईगल को मार दिया था। इसीलिए डीन हार नहीं मानता और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे एक निकोला आयरन पिलर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो गोल्डन ईगल को मारने का प्लान बना लेता है। गोल्डन ईगल उस पर अटैक करने के लिए जाता है। डीन अपनी स्वॉर्ड से उसकी आई पर अटैक करता है, पर गोल्डन ईगल साइड में होकर उससे बच जाती है। यह देखकर ताओ को काफी अफसोस होता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर गोल्डन ईगल की आई डैमेज हो गई तो उसे हराना आसान होगा। डीन की स्वॉर्ड बिल्डिंग में जाकर फंस जाती है, तो डीन अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए जाता है। गोल्डन ईगल तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आती है, पर डीन अपनी स्वॉर्ड लेकर दूर हो जाता है। गोल्डन ईगल फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाती है, पर उसके पहले अटैक की वजह से बिल्डिंग टूटकर नीचे गिरने लगती है और गोल्डन ईगल के ऊपर आकर गिर जाती है, जिसकी वजह से उस आयरन पिलर के ऊपर जाकर गिरती है और पिलर उसकी बॉडी में घुस जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर डीन अपने स्वॉर्ड की मदद से गोल्डन ईगल की गर्दन काटकर उसे मार देता है। यह सब देखकर वुटोंग कहते हैं कि डीन बहुत ही ज्यादा लकी है। अच्छा हुआ कि गोल्डन ईगल उस पर अटैक करने से पहले ही मलबे के नीचे दब गई और डीन ने उसकी गर्दन काट दी, वरना डीन खुद जिंदा नहीं बच पाता। ताओ कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, डीन लकी नहीं है। यह सब उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। उसने अपनी स्वॉर्ड का यूज करके गोल्डन ईगल की डायरेक्शन बदली और उसे मार दिया। यह कहकर उसकी फाइटिंग क्लिप देखता है, जिसमें डीन की स्वॉर्ड की वजह से गोल्डन ईगल का पाम कट गया था और डीन स्पीड एनर्जी का यूज कर रहा था। यह देखकर ताओ हैरान हो जाता है। कुछ वक्त बाद फील्ड टेस्ट खत्म हो जाते हैं और सारे कैंडिडेट्स बेस में वापस आ जाते हैं। आर्मी ऑफिसर सारे कैंडिडेट्स के कलेक्ट किए हुए सैंपल्स के बारे में बताता है। यांग वू ने 3 सैंपल और 2 सप्लाई कलेक्ट की है। डीन ने 36 सैंपल और 5 सप्लाई कलेक्ट की है, जबकि वान डोंग ने 51 सैंपल और 7 सप्लाई कलेक्ट किए थे। सैंपल और सप्लाई के बारे में बताकर ऑफिसर 20 कैंडिडेट्स को फील्ड टेस्ट में पास कर देता है, जिससे वो सब खुश हो जाते हैं और खुद के लिए चीयर करने लगते हैं। डीन जुशी को याद करके पावरफुल वॉरियर बनने का सपना देखता है। ये सब होने के बाद डीन अपने घर चला जाता है। उसे सही सलामत देखकर हुआ और उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। डीन अपने स्टडी रूम में चला जाता है। उसकी पर्सनल गाइड वहाँ आती है। वो कहती है कि यहाँ तुम वॉरियर्स की इंफॉर्मेशन जान सकते हो, हर तरह से वेपन्स, गाइडेंस, स्पेशल बुक्स, आउटफिट, मेडिसिन और व्हीकल जैसी बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो। डीन पूछता है कि क्या तुम्हारे पास स्पीड मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है। गाइड उसे डाटा दिखाते हुए कहती है कि स्पीड मास्टर बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल होते हैं। स्पीड मास्टर भी 2 टाइप के होते हैं। पहला टेलीकिनेसिस मास्टर, जो चीजों और वेपन्स को कंट्रोल करके दूर से किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। दूसरे फिजिक मास्टर, जो फिजिक अटैक में महारत हासिल करते हैं और अपनी पावर की मदद से अपोनेंट की स्पीड पर अटैक करते हैं। स्पीड मास्टर अपनी स्पीड एनर्जी की मदद से आम लोगों से जल्दी चीजों को सीख जाते हैं और उनकी स्पीड अपनी रैंक के वॉरियर से ज्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग होती है। अभी मैं तुम्हें स्पीड मास्टर के बारे में यही बता सकती हूँ, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की मेरे पास परमिशन नहीं है। डीन उसे अटैक स्किल्स की स्पेशल बुक दिखाने के लिए कहता है। गाइड बहुत सारे अटैक स्किल्स बुक्स दिखाने लगती है। उन बुक्स की प्राइस देखकर डीन के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये बुक्स बहुत ही ज्यादा महंगी है और मैं इन्हें नहीं खरीद सकता, इसीलिए मुझे दूसरे बुक्स दिखाओ। गाइड कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम इन बुक्स को इनके स्टेज के हिसाब से खरीद सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर तुम होंग को ले सकते
सकते हो जो इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर है और उनकी स्किल्स बुक में 6 स्टेजेस है। डिन होंग के बारे में पूछता है। गाइड बताती है कि अभी के वक्त में होंग इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है और साथियों एक्सट्रीम मार्शल क्लब के फाउंडर भी है। उनके पास इतनी पावर है कि अकेले एक पावरफुल नेशन को खत्म कर दें। डिन कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि होंग की स्किल्स बुक बहुत ही ज्यादा खास है, पर मैं फाइट करते वक्त ब्लेड का यूज करता हूँ, इसीलिए मुझे थंडर ब्लेड दिखाओ। गाइड थंडर ब्लेड स्किल्स दिखाते हुए कहती है कि थंडर ब्लेड इन दुनिया से दूसरे सबसे पावरफुल वॉरियर द्वारा यूज की जाती है। थंडर अल्टीमेट ब्लेड स्किल्स में महारत हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। डिन कहता है कि मैं ब्लेड्स को काफी अच्छी तरह से यूज करता हूँ और ये दुनिया की पावरफुल स्किल्स में से एक है। एक वॉरियर को टॉप पर पहुंचने के लिए हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसीलिए जल्दी से थंडर ब्लेड के 3 स्टेज खरीद लो। ये कहकर अपना पाम स्कैन करता है। गाइड कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए थंडर ब्लेड के 3 स्टेज खरीद दिए हैं और 24 आवर्स के अंदर उन्हें तुम्हारे पास डिलीवर कर दिया जाएगा। ये कहकर डिन को आउटफिट और दूसरे वेपन्स दिखाती है जिनकी प्राइस देखकर डिन के होश उड़ जाते हैं। कुछ वक्त बाद एक वॉरियर वहां आता है। वो कहता है कि मैं एक्सट्रीम मार्शल क्लब का सीनियर वॉरियर चेनगू हूँ। इंस्ट्रक्टर वू टोंग ने मुझे ये थंडर ब्लेड देने के लिए भेजा है। ये कहकर वो डिन को थंडर ब्लेड का केस दे देता है। डिन कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी थंडर ब्लेड मिल जाएगा, पर तुम एक सीनियर वॉरियर हो तो तुम खुद इसे देने के लिए क्यों आए। चेनगू कहता है कि थंडर ब्लेड दुनिया की सबसे अच्छी ब्लेड स्किल है और बहुत सारे लोग उसे हासिल करना चाहते हैं, जिस वजह से कोई नॉर्मल इंसान इसकी डिलीवरी नहीं दे सकता। इसके साथ मैं खुद तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। रूल्स के हिसाब से तुम्हें खुद स्किल्स को सीखना होगा। तुम किसी दूसरे की नकल नहीं कर सकते। अगर तुमने किसी दूसरे की नकल करने की कोशिश की तो दोनों मेजर मार्शल क्लब और गवर्नमेंट तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यह बात सुनकर डिन घबरा जाता है और उसे चेनगू की बात समझ में आ जाती है। चेनगू कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ वक्त पहले तुम डिटेक्शन सेंटर में कैद थे और हाओ भाई नाम के लड़के ने तुम्हें इन सब चीजों में फंसाया था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक जूनियर वॉरियर को इस तरह से परेशान करना रूल्स के खिलाफ है। अगर तुम सिक्योरिटी ब्यूरो में उसकी शिकायत करो तो हाओ भाई को 20 से 30 साल की सजा या मौत की सजा भी मिल सकती है। हाओ भाई ने अंकल जांग जेऊ ने एक्सट्रीम मार्शल क्लब से कांटेक्ट किया और वो इस मैटर को खत्म करना चाहता है। जांग जेऊ लाइटनिंग एंड थंडर मार्शल क्लब का वॉरियर है और मैं उसके बारे में थोड़ी चीजें जानता हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जांग जेऊ से बात करते वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बात सुनकर डिन खुश हो जाता है। अगले दिन डिन क्लब में चला जाता है। जांग जेऊ भी अपने साथियों को लेकर एक्सट्रीम मार्शल क्लब में आ जाता है। वो वू टोंग से कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे नेफ्यू ने गलती की है, पर इसकी वजह से किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस मैटर को खत्म करने के लिए मैं $5 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर चेनगू हंसने लगता है। वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम डील करने के लिए आ रहे हो, पर तुम अपनी हुआ टीम के मेंबर्स को लेकर यहाँ आए हो। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक्सट्रीम मार्शल क्लब के मेंबर को परेशान करना आसान है, पर तुम गलत हो। इससे जांग जेऊ को काफी गुस्सा आता है। वो पूछता है कि अगर तुम 5 मिलियन से खुश नहीं हो तो तुम्हें कितने डॉलर चाहिए। चेनगू कहता है कि इस मैटर को खत्म करने के लिए हमें $50 मिलियन चाहिए। इसके साथ तुम्हें और तुम्हारे नेफ्यू दोनों को अपने घुटनों पर बैठकर डिन के फादर से माफी मांगनी होगी। डिन ने एक्सट्रीम मार्शल क्लब को ज्वाइन किया है तो जाहिर सी बात है कि हम उसकी फैमिली को भी जस्टिस दिलाएंगे। इससे हुआ टीम का एक मेंबर गुस्सा हो जाता है और चेनगू से बहस करने लगता है, पर जांग जेऊ उसे रोक देता है। वो कहता है कि मैं 50 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, पर घुटनों पर बैठकर माफी मांगना बहुत ही ज्यादा है। वो टोंग कहते हैं कि इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ डिन ही है जो इसके बारे में बात कर सकता है। डिन कहता है कि तुमने यहाँ आकर डील करने की कोशिश की, पर मैं इस मैटर को सिक्योरिटी ब्यूरो के बिना सोल्व नहीं करूंगा। जब हाओ भाई ने मुझे चोट पहुंचाई तो कोई बात नहीं थी, पर उसने मेरे फादर को चोट पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की, इसीलिए मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये सब बातें सुनकर जांग जेऊ हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार इसे रूल से किसने बता दिए जो ये सिक्योरिटी ब्यूरो में जाने की बात कर रहा है। जियांग कहते हैं कि डिन ने अपना फैसला ले लिया है तो अब हमें डील के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। इससे जांग जेऊ और उसके साथी गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्से से उन्हें देखने लगते हैं तो जियांग और चेनगू भी उन्हें घूरने लगते हैं। वो टोंग कहते हैं कि इस वक्त तुम एक्सट्रीम मार्शल क्लब के अंदर हो तो बेहतर होगा कि कोई बेवकूफी ना करो, वरना खतरे में पड़ सकते हो। जांग जेऊ डिन से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कुछ वक्त में सीनियर वॉरियर बनने वाला हूँ। डिन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये बात सुनकर जांग जेऊ और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। वो सोचता है कि मुझे
मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बेवकूफ गोल्डन ईगल से बच जाएगा। लगता है कि अब मुझे जल्दी इससे पीछा छुड़ाना होगा। डीन कहता है कि मैंने अपने ज्यादातर पैसे ब्लैक स्किल्स को सीखने में लगा दिए और अफसोस की बात है कि मैं $50 मिलियन भी नहीं ले सका। अब मेरे पास आउटफिट खरीदने के पैसे तक नहीं है। जेनगू कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे पास रिवार्ड्स पॉइंट्स है जिसकी मदद से हम 50% डिस्काउंट में तुम्हारे लिए आउटफिट खरीद सकते हैं। अभी मैं तुम्हें आउटफिट के पैसे दे दूंगा और बाद में तुम वो पैसे मुझे लौटा देना। डीन खुश हो जाता है। वो टोंग उसे बताते हैं कि डायरेक्टर जोगे ने तुम्हें सीनियर वॉरियर्स की टीम में रखने का ऑर्डर दिया है और सब चीजें सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि तुम फायर हैमर टीम में जाओगे। चेनगू कहता है कि मैं फायर हैमर टीम का लेफ्टिनेंट हूँ और मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। वो टोंग कहते हैं कि अगर तुमने अपने पहले मिशन में कोई गड़बड़ की या तुम्हारी वजह से टीम को कोई परेशानी हुई तो हम तुम्हें टीम से निकाल देंगे, इसीलिए पूरी मेहनत करना। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।